17 साल के केतन लाल की हत्या के बाद कोई भी खुलकर इसे जातिवादी हत्या क्यों नहीं कह रहा है? क्यों इस जातिवादी हत्या का दोषी एक 13-14 साल की बच्ची को ठहराया जा रहा है? राज्य सोशल वेलफेयर का एक आंकड़ा बताता है कि पिछले 26 साल के अंदर उत्तराखंड में दलित उत्पीड़न के सिर्फ बलात्कार और हत्या के ही करीब 300 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। इस आंकड़े के बावजूद उत्तराखंड का बुद्धिजीवी वर्ग खुले मंच पर कैसे घोषणा कर सकता है कि उत्तराखंड में जातिवाद नहीं है? हो सकता है आपको आज का वीडियो बुरा लगे या आपको लगे कि हम व्यूज के लिए उत्तराखंड को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज की वीडियो में बताए गए पूरे तथ्य और आंकड़े देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तराखंड में फैली जातिवाद की जड़ें गहरी हैं या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है मंजुल और पॉलिटिकल हुल्लड़ के आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में जातिवाद की गहरी जड़ों की। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी भी तरह का सामुदायिक वैमनस्य फैलाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की कमियों को उजागर करना है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में 17 साल के केतन लाल की मौत का मामला चर्चा में है। केतन के परिजनों ने आरोप लगाया है कि सोमवार की रात युवक और उसके दोस्त को एक परिवार के लोगों ने घर में बंधक बनाकर पीटा, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया में चारों तरफ इसकी आलोचना हो रही है। अधिकांश लोग इसे हत्या बता रहे हैं और आरोपियों को कड़ी सजा की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी इस हत्या को लेकर यह खुलकर नहीं कहा जा रहा है कि यह हत्या जातिवादी जहर के कारण हुई है। समाजशास्त्र की भाषा में इसे अपराध का सैनिटाइजेशन कहते हैं, यानी अपराध पर ऐसा इत्र छिड़क देना कि उसकी जातिवादी सड़ान छुप जाए। हत्यारों को एक इमोशनल शील्ड यानी भावुक ढाल दे दी गई है ताकि वे अपराधी न लगकर एक मजबूर पिता लगें। कई सारे पोस्ट में इसे एक पिता का आक्रोश बताया जा रहा है, जबकि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस ने हत्या और जाति या सामाजिक स्थिति के आधार पर किए गए अपराध के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), धारा 3(5) और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 325 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। यानी मामला योजनागत तरीके से हत्या करने का है। इसके बावजूद इसे जातिगत हिंसा तक नहीं कहा जा रहा है। इस मामले का दूसरा और सबसे घिनौना पहलू है घोर स्त्री विरोधी सोच। सोशल मीडिया पर कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि लड़की को भी सजा मिलनी चाहिए थी। इतने बुरे हाल हैं कि लोगों ने एक 13-14 साल की नाबालिग बच्ची की तस्वीरें और पहचान उजागर करने में भी शर्म महसूस नहीं की है। आप सोचिए, ये कौन लोग हैं जो एक नाबालिग बच्ची को इस क्रूर हत्या का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? उनकी और उन खाप पंचायतों की सोच में क्या अंतर है जो ऑनर किलिंग करती है? इज्जत का एक कैसा बोझ है जिसके तले एक 13-14 साल की बच्ची को मार देना भी जायज ठहरा दिया जा रहा है? इस तरह की मांग हमारी जातिवादी सोच तो दिखाई रही है, साथ में यह भी साफ कर रही है कि हम कितने महिला विरोधी हैं। डॉक्टर BR अंबेडकर का एक शोध पत्र है कास्ट इन इंडिया, द मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। इसमें एक जगह वो लिखते हैं, जाति प्रथा का ढांचा पूरी तरह महिलाओं की मर्जी और उनकी गतिशीलता को कुचलने पर टिका है। महिला को जाति व्यवस्था का प्रवेश द्वार माना गया है। अगर वे नियंत्रण से बाहर हुई तो पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। टिहरी की घटना में जब एक लड़की किसी दलित लड़के से बात करती है तो समाज को अपनी जाति की सीमा टूटती हुई दिखती है और इसी डर से लड़के की हत्या होती है। पर यह सवाल उठता है, क्या हम टिहरी की सिर्फ एक घटना देखकर ही कह रहे हैं कि हमारे समाज में जातिवाद की जड़ें गहरी हैं? इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। साल 2022 में अल्मोड़ा जिले में एक दूल्हे को विवाह के समय घोड़ी चढ़ने से रोकने की खबरें अखबारों में छाई रही। यह घटना दर्शन लाल के पुत्र विक्रम कुमार के साथ घटी थी। क्या आप जानते हैं, यह विक्रम कुमार कफलटा हत्याकांड के पीड़ित परिवार के नातेदार हैं? और कफलटा हत्याकांड में जो पीड़ित थे वो उस परिवार के सदस्य थे जिनके पूर्वज हरकराम आर्य 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय 18 महीने जेल में रहे। 1947 के बाद 1980 तक उत्तराखंड में दलित समाज की स्थिति क्या बेहतर हुई? और 1980 के इस कफलटा जैसे दुर्दांत हत्याकांड के बाद भी 2022 तक इस जातीय दंभ में कोई कमी आई? हमारे समाज में जातिवाद किस कदर बसा है, आप एक और उदाहरण से समझिए। कुमाऊं में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले लोक देवताओं में एक देवता ऐसे हैं जिनके साथ साथ 3 और साथी देवताओं को भी पूजा जाना होता है। जहां वो लोक देवता और 2 साथी देवता एक ही मंदिर में पूजे जाते हैं, वहीं तीसरे देवता का मंदिर बाहर अलग से होता है और इसका कारण उन देवता की जाति है। यानी देवता पूजने तक में हम जातिवाद का सहारा लेते हैं। गढ़वाल और कुमाऊं में आज भी अनेक परंपराएं जस की तस निभाई जा रही हैं जिनका आधार जाति है। इसके बावजूद कहा जाता है कि उत्तराखंड में जातिवाद नहीं है। चलिए हम आपको पिछले 10 सालों की घटनाएं बताते हैं, आप फिर बताइएगा कि क्या आप तब भी कहेंगे कि उत्तराखंड में जातिवाद नहीं है। बागेश्वर के सोहनराम का सिर फोड़कर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण था आटे की चक्की छूना। टिहरी के युवा जितेंद्र दास की हत्या इसलिए कर दी गई
क्योंकि वो एक शादी में कुर्सी पर बैठ गए थे। अल्मोड़ा के जगदीश के शरीर की 26 हड्डियां तोड़कर हत्या कर दी गई थी। हत्या का कारण अंतरजातीय विवाह था। टिहरी के आयुष को जिंदा जलाने की कोशिश होती है क्योंकि वो मंदिर में प्रवेश करने की हिमाकत करता है। चंपावत में बबीता, पिथौरागढ़ में ममता और उत्तरकाशी की विजया कुमारी की हत्या होती है। इन सभी हत्याओं के पीछे जाति का दंभ भी है। आप समझना चाहते हैं कि जातीय दंभ कैसे हमारे पूरे समाज में काम करता है, तो थोड़ा रुक कर इन घटनाओं पर ध्यान दीजिए। नवंबर 2021 को एक शादी समारोह में चंपावत देवीधुरा के रमेश राम की मौत हो जाती है। फरवरी 2022 में डिडियाट में चुनाव की पार्टी के दौरान रामी राम की मारपीट में मौत हो जाती है। अप्रैल 2022 को अपनी बहन को बिटौला देने आए आनंद प्रसाद का शव पिथौरागढ़ के गंगुलीहाट में मिलता है। अप्रैल 2022 को ही दोस्तों के साथ पिकनिक पर गए अमित कुमार की टॉस नदी के बीजापुर चेक डैम में डूबने से मौत हो जाती है। अगस्त 2022 को चमोली जिले में विजेंद्र राम का शव बरामद होता है। ऊपरी तौर पर देखने वालों के लिए ये सभी अलग अलग हादसे हैं और फाइलों में ये महज दुखद मौतें हैं। लेकिन अगर आप इस व्यवस्था की परतों को उधेड़ेंगे तो आपको दिखेगा कि इन सभी मौतों में दो कड़ियां कॉमन हैं: स्ट्रक्चरल वायलेंस और कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस। सभी जगह मृत व्यक्ति का ताल्लुक दलित वर्ग से है और ये मौतें कथित सवर्ण ग्रुप के आसपास ही हुई हैं। सभी मामलों में एक रेडीमेड स्क्रिप्ट तैयार है। मौत से पहले इन्होंने शराब पी रखी थी। ऐसा क्यों होता होगा कि किसी भरे पूरे समारोह में या दोस्तों की महफिल में शराब पीने के बाद जो नदी में डूबता है या जिसका पैर फिसलता है या जिसके साथ मारपीट होती है वो दलित या कमजोर वर्ग का ही निकलता है? क्या ये हादसे महज एक पर्दा है जिनके पीछे कहानी कुछ और होती है? ये सब संयोग नहीं है। ये समाज के डिजाइन का वो हिस्सा है जहां एक कमजोर को मारना आसान है और उससे भी आसान है उसकी हत्या को एक आकस्मिक दुर्घटना का रूप दे देना। क्योंकि मारने वाले जानते हैं कि पूरी महफिल में उनके अपने लोग हैं जो एक होकर चुप्पी की साजिश रचेंगे, एक जैसा झूठ बोलेंगे और सिस्टम भी उनके रसूख के आगे बिना जांच के घुटने टेक देगा। संरचनात्मक हत्या की जड़ें किस कदर सिस्टम में घुसी होती हैं, आप उसे उत्तराखंड के पत्रकार किशोर कुमार के साथ घटे घटनाक्रम से समझ सकते हैं। युवा पत्रकार किशोर 2022 में जंजवार के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे। 2022 में उन पर दो अलग अलग मामलों में समाज में वैमनस्य फैलाने का आरोप लगा दिया गया। आईपीसी की धारा 153A में किशोर की गिरफ्तारी हुई। वो जिन मामलों में रिपोर्टिंग कर रहे थे उसमें पहला मामला रामी राम की हत्या का था और दूसरा मामला एक नाबालिग दलित लड़की के बलात्कार से जुड़ा मामला था। इस केस में किशोर करीब महीना भर जेल में रहे और 4 साल मुकदमा चलने के बाद 2026 में किशोर को न्यायालय ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। इतनी सारी घटनाओं के बावजूद भी आखिर कैसे हमारे दिमाग में यह फिट करा दिया गया है कि उत्तराखंड में जातिवाद नहीं है, जबकि हमारे राज्य की हकीकत तो यह है कि यहां विधायक हो या मेयर, टिकट वितरण में जाति समीकरण सबसे पहले साधा जाता है। केतन की हत्या के बाद भी आपने भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में केवल प्रदीप टम्टा को मुखर होकर बोलते सुना होगा। बाकी सभी नेता आपको इस मुद्दे से कन्नी काटते ही नजर आएंगे। बाकी आपने उत्तराखंड के कई बुद्धिजीवियों को खुले मंच पर यह कहते सुना होगा कि उत्तराखंड में जातिवाद नहीं है। यह जातिवाद है पर उतना नहीं है। इस उतना नहीं है का मतलब होता है कि देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले कम है। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां दलितों पर शारीरिक हिंसा की खबरें उस तरह नहीं आती हैं जिस तरह से देश के अन्य हिस्सों से आती हैं। इसका साफ उदाहरण आपके पास केतन की जाति हत्या का है। सब कुछ सामने है लेकिन उसे जाति हिंसा माना ही नहीं जा रहा है। उत्तराखंड का बुद्धिजीवी परंपराओं के नाम पर हो रहे जाति उत्पीड़न को उत्पीड़न इसलिए नहीं मानता है क्योंकि इसमें किसी के शरीर पर जख्म दिखाई नहीं देता है। बाकी जातिवाद का यह असर आपको उत्तराखंड में सभी स्तर पर दिखेगा। जैसे इस साल आई एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि एससी के खिलाफ अपराधों की जो संख्या 2023 में 102 थी वो 2024 में 153 दर्ज है। पर क्या आपने इस पर कहीं कोई बड़ी खबर या कहीं किसी तरह की कोई बहस सुनी है? उत्तराखंड के बुद्धिजीवी द्वारा अपने निजी जीवन के अनुभव के आधार पर कहा जाता है कि उत्तराखंड में जातिवाद नहीं है। अपनी बात को मजबूती देने के लिए उनका पहला तर्क होता है कि मैं तो जाति को नहीं मानता, लेकिन ऐसा बोलते ही वो अपना जाति प्रिविलेज छुपा देते हैं। उनका यह रवैया कई लोगों के दैनिक संघर्षों और उनके अतीत के आघात को पूरी तरह खारिज कर देता है। उत्तराखंड में जातिवाद का अस्तित्व ही नहीं है, यह कहना खुद में एक तरह की वैचारिक हिंसा है, क्योंकि यह पीड़ित को अपनी पीड़ा बयां करने के अधिकार से भी वंचित कर देती है। कुल मिलाकर हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी भी तरह से उत्तराखंड को बदनाम करने का नहीं है। हमारी कोशिश है कि पहले हम अपनी इस कमी को स्वीकार तो करें। हमें अपने समाज की इस कमी को स्वीकार करना ही होगा, नहीं तो यह सिलसिला न जाने कब खत्म होगा।